बिहार की धरती पर जन्मे वीर योद्धा जो कभी बाजी नहीं हारी है। बिहार की धरती पर जन्मे वीर योद्धा जो कभी बाजी नहीं हारी है। बंजर में भी फूल खिला दे वही सच्चा बिहारी है। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। वीडियो का पोस्टर देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। 2500 साल पहले बनी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी माता सीता। महाभारत काल में यही जरासंध ने राज किया था और भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने पर मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया का पहला सम्राट दिया था। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया था। यह भूमि है महावीर की, बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। यह भूमि है आंदोलन की। यह भूमि है बिहार की। 2500 साल पहले मगध का एक राजा था जिसका नाम था अजातशत्रु। राजा बनने के लिए उसने अपने पिता बिंबिसार को ही बंदी बना लिया था। उस समय मगध साम्राज्य गंगा के किनारे तक ही सीमित था, लेकिन फिर उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया और वैशाली, कौशल, काशी समेत 36 राज्यों को मगध में मिला लिया। बिहार की धरती पर 599 ईसा पूर्व में जन्मे थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर और बुद्ध का जन्म उनके ठीक 22 साल बाद हुआ था। परम ज्ञान की तलाश में वे भी बिहार की धरती पर वास करते थे। अजातशत्रु हरिवंश के राजा थे जिन्होंने 32 वर्ष राज किया और मगध को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया था। फिर आया शिशुनाग वंश और उसके बाद करीब 70 वर्ष बाद मगध पर नंद वंश का शासन आया। नंद वंश बहुत ही ज्यादा कुशासन के लिए प्रसिद्ध था। नंद वंश के आखिरी राजा का नाम था धनानंद। उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र से ज्यादा समृद्धि दुनिया में कहीं नहीं था। धनानंद के शासन में ही सबसे पहला कर यानी टैक्स लगाया गया था। धनानंद के शासनकाल में लोग इतने ज्यादा लाचार और बेबस हो गए थे कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर थे। उसी कालखंड में तक्षशिला में जन्मे कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, वो धनानंद के पास आए और उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धनानंद उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। 300 ईसा पूर्व में ग्रीस का राजा अलेक्जेंडर भारत आया। तक्षशिला के राजा ने भी उसके सामने घुटने टेक दिए। उसी कालखंड में पोरस नाम से मशहूर पुरुराज पौरव ने अलेक्जेंडर से मुकाबला किया, लेकिन उसके विशाल सेना के सामने पोरस युद्ध हार गए। युद्ध के समय चाणक्य ने भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध से मदद की गुहार लगाई, लेकिन धनानंद ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। चाणक्य ने उसी समय ठान ली कि मगध का सर्वनाश करेंगे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर अपनी कूटनीति विचार से चाणक्य ने मगध पर विजय दिलाई और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। भारत में योग्यता के बल पर पद की नियुक्ति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही शुरू हुई, जिसे चाणक्य ने कराया था। गुप्तचर प्रणाली भी मौर्य के जमाने में शुरू हुई। इसकी नींव भी चाणक्य ने रखी थी। उसी समय नियम बनाया कि जमीन के नीचे का संपत्ति राजकीय संपत्ति है। उस समय की प्रशासन की चर्चा दो स्रोतों में मिलती है, चाणक्य के अर्थशास्त्र और दूसरा
यूनानी यात्री मैथएगनिस की रचना इंदिका में विधि विधान से लिखा गया भारत का पहला संविधान पाटलिपुत्र की उपज है, जिसे चाणक्य ने लिखा था। मगध का अगला राजा बने अशोक, जो शुरुआत के दिनों में बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के राजा थे। उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। लोग उन्हें चंड अशोक भी कहते थे, यानी चंडाल अशोक। पूरे भारत को जीतने के बाद अंत में कलिंग को भी जीतकर सम्राट अशोक बन गए। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग के युद्ध में इतना ज्यादा खून बहा कि दया नदी खून से लहूलुहान हो गई। इतना खून और विनाश देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो भगवान बुद्ध के अनुसरण में चला गया। बाद में अशोक अहिंसा के मार्ग पर चला और प्रजा के लिए अनेकों कार्य किए। आज तिरंगे के बीच में लगा चक्र सम्राट अशोक की चिन्ह अंकित है। चक्र की 12 तिलियां अविद्या से दुख और 12 तिलियां दुख से निवारण की अवस्था दर्शाती है। इसके अलावा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी सम्राट अशोक का स्तंभ ही सजाता है। बिहार की धरती पर खूनी संघर्ष का रण क्षेत्र बनी तो हिंसा का सबसे बड़ा संदेश यहीं से मिला। अगर नंद का कुशासन यहां था तो सम्राट अशोक का आदर्श शासन भी यही था। बिहार की धरती ने चाणक्य जैसे महान चिंतक से विश्व का परिचय कराया तो आर्यभट्ट की कर्म भूमि भी बिहार ही था, जिन्होंने दुनिया को शून्य दिया और पाई का सटीक ज्ञान बताया। उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है। बिहार की धरती पर एक से बढ़कर एक विद्वान पैदा हुए। संस्कृत व्याकरण के पहले प्रवर्तक पाणिनि, महाकवि कालिदास, कामसूत्र के रचयिता महर्षि वात्सल्यायन। 12वीं सदी के मध्य तक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति खिलजी ने बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया। पाटलिपुत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। खिलजी ने गुप्त वंश के दौरान बने शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा को तहस नहस कर दिया। कहा जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई गई तो 3 महीने तक पुस्तकें जलती रही, जिसके संग्रहालय में अनेकों पुस्तकें थी, जैसे तांत्रिक, मेडिसिन, वेदा, मेटाफिजिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, योग विद्या, ऐसे अन्य विषय। बिहार की धरती पर जन्मे वीर योद्धा जो कभी बाजी नहीं हारी है। बिहार की धरती पर जन्मे वीर योद्धा जो कभी बाजी नहीं हारी है। बंजर में भी फूल खिला दे वही सच्चा बिहारी है। मुगल साम्राज्य के समय 1540 में जब शेर शाह सूरी का शासन आया, तब जाकर बिहार की अहमियत बढ़ी। पख्तून शेर शाह का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। उनका असली नाम फरीद खान था। एक बार उन्होंने शेर घाटी में एक शेर को अपने तलवार से मार दिया था। तब से उन्हें शेर शाह सूरी के नाम से जानने लगे। शेर शाह के शासन में ही पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया गया। लैंड रिन्यू की शुरुआत भी शेर शाह सूरी ने ही करवाई थी। पहली बार मुद्रा यानी सिक्का गढ़ने की शुरुआत भी शेर शाह ने ही करवाई थी। 1704 में औरंगजेब का पोता मोहम्मद आजिम बिहार आया और उसने जिद की बिहार का नाम बदलकर उसके नाम पर रखा जाए। तब कुछ समय के लिए बिहार आजिमाबाद भी कहलाया था। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में हुआ था। गोविंद सिंह मूलतः धर्म गुरु थे, लेकिन हिंसा के खिलाफ उन्होंने भी हथियार उठाई थी। 1717 में नवाबों का शासन आया, तब बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया था और पटना एक व्यवसायिक स्थल के तौर पर विकसित हुआ। आम लोगों पर भी भारी भरकम टैक्स डाला गया, लेकिन 17वीं सदी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का केंद्र भी बन गया था। बिहार के बक्सर जिले में 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और बिहार का पूरा हिस्सा
अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। इसके विरोध में दानापुर कैंट के सिपाहियों और कुछ अन्य सिपाहियों के साथ बाबू वीर कुंवर सिंह ने आरा पर कब्जा कर लिया। 1912 में बंगाल का बंटवारा हुआ तो बिहार और उड़ीसा की राजधानी पटना बना दिया गया। महात्मा गांधी देश के हर प्रांत में घूमे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आंदोलन की शुरुआत कहां से करें। बहुत चिंतित और दुख के साथ किसी कार्यवश गांधी जी बिहार के चंपारण जिला आए। वहां उन्हें आंदोलन करने के लिए सिपाही के रूप में किसान मिले, जो देश के लिए कुछ भी करने की काबिलियत रखते थे। 1947 आजादी के समय बिहार के अनेक महापुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना योगदान दिया। बिहार के माटी से स्वतंत्रता के सत्याग्रही उपज रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू, बाबू जगजीवन राम, कृष्णा सिंह, अनुग्रह सिंह, जयप्रकाश नारायण ऐसे महापुरुष जो बिहार ही नहीं पूरे भारत के नायक थे। बिहार की मिट्टी का ऐसा महत्वपूर्ण संघर्ष रहा जिसने भारतीय संघर्षों का दशा और दिशा दोनों तय किया। बिहार की धरती ने ही पहला सम्राट दिया था जो पिछड़ा जाति का था, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। एक तरफ आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दूसरी तरफ जमींदारी और छुआछूत। लेकिन आजादी के लिए संघर्ष कम नहीं हुआ। हर तबके के लोग बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लेते थे। 1936 में बिहार के पहले प्रांतीय चुनाव होने वाले थे और सियासत में जातीयता की आहट सुनाई दे रही थी। दशकों से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह में प्रदेश की अगुवाई के लिए खींचातानी मच गई। बिहार की राजनीति में हमेशा से जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री कृष्ण बाबू भूमिहार थे और अनुग्रह बाबू राजपूत। दोनों के समर्थकों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दी। अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नेता चयन के लिए अधिकृत किया गया। कहना गलत नहीं होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर बिहार के अन्य नेता अपने अपने जातीय संगठनों से जुड़े हुए थे। उच्च जातियों के अलावा पिछड़ी जातियों के भी संगठन थे। 1930 के बाद ही जातीय आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में बदलने लगी थी। सामाजिक आंदोलन का बागडोर त्रिवेणी संगठन ने संभाला, जो पिछड़े जातियों ने बनाई थी, जो मूलतः ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी। लेकिन बाबू जगजीवन राम त्रिवेणी संघ के खिलाफ थे, क्योंकि वह चाहते थे पिछड़े जाति के लोग राजनीति से दूर रहे और अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए संघर्ष करें। आजादी से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में कांग्रेस सत्ता में आई और पहली बार श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री और अनुग्रह नारायण सिंह उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी और अनुग्रह बाबू को बिहार विभूति की उपाधि मिली। बिहार के विकास के लिए इन दोनों ने साथ साथ खूब काम किए, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत में लोकतंत्र आने के बाद एक सर्वे में बिहार को सर्वश्रेष्ठ विकसित राज्य की उपाधि मिली, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हर राज्य में करवाई थी। आजादी के 14 साल तक बिहार में खूब तरक्की हुई, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ज्यादा था। अनुग्रह बाबू 1957 जुलाई में चल बसे, लेकिन सियासी खींचातान में सिर्फ किरदारों का फर्क आया। श्री कृष्ण सिंह भी अपने कार्यकाल के पहले 1961 में चल बसे। बिहार का पहला मुख्यमंत्री थे जिन्होंने लगातार 23 साल तक बिहार में शासन किया। लेकिन अभी की तुलना की जाए तो बिहार 23 मुख्यमंत्री दे चुका है।